श्रोताओं नमस्कार। विशेष कार्यक्रम 90 साल के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज कुमार। श्रोताओं, आकाशवाणी का 90 साल का सफर स्वर्णिम सफर रहा है और इस स्वर्णिम सफर के हमराह रहे हैं आप और हम। श्रोता साथियों, आपका साथ न मिलता, आपका प्यार न मिलता तो सफर बीच में भी छूट सकता था। सच में बहुत प्यार करते हैं आप आकाशवाणी से, यहाँ से प्रसारित होने वाले हर एक कार्यक्रम से, यहाँ के प्रस्तुतकर्ताओं से, और कुछ प्रस्तुतकर्ताओं ने तो बहुत ही प्यार बटोरा है आप सबका, या यूं कहें कि आप दिल से चाहते हैं उन प्रस्तुतकर्ताओं को। उन्हीं में से एक आवाज है जो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की आवाज है, जिसे लाखों करोड़ों श्रोताओं ने पसंद किया। उनकी आवाज के दीवाने रहे हैं श्रोता, आज भी ढूंढते हैं कमल शर्मा जी की आवाज को। कार्यक्रम में आज बात करेंगे, उनके दिल की टटोलेंगे और कुछ अपने मन की कहेंगे, उनसे पूछेंगे कुछ सवालात विविध भारती मुंबई से सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री कमल शर्मा जी के साथ। 9 दशकों के सुनहरे वर्ष सुनकर मन में छाए हर्ष, यादों के सफर की कहानी लेकर आया आकाशवाणी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मनोज जी नमस्कार, और तमाम जो सुनने वाले हैं उन सभी साथियों का भी अभिनंदन, उन सबको मेरा नमस्कार। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों करोड़ों श्रोता आपको हमेशा सुनना चाहते हैं रेडियो पर, लेकिन ये भी सच है कि जो एक बार सरकारी सेवा में आता है तो सेवानिवृत्त भी होता है। आपकी सेवा का कितना समय रहा है आकाशवाणी में? देखिए, मैं 3 साल तो कैजुअल में आया और नियमित सेवा करीब 34 बरस की रही। उसमें मेरा आकाशवाणी रायपुर का कार्यकाल और जो मैंने कार्यकाल यहाँ विविध भारती के मुंबई केंद्र पर पूरा किया, दोनों को मिला दें तो करीब 34 बरस का कार्यकाल होता है रेडियो का जी। और सबसे मैंने वहाँ बहुत काम किया, आकाशवाणी रायपुर के युवाणी विभाग के, और डिजाइन भी किए, बहुत सारे कार्यक्रम उसके लिए डिजाइन किए। फिर 1992 में मैं यहाँ आ गया। वहाँ मैंने 23 दिसंबर 1983 को मैं नियमित हुआ और फिर अप्रैल में यहाँ आ गया 1992 में। जी, अगर बात करें सर, आकाशवाणी में आने की शुरुआत कैसे हुई आपकी? कैसे चाहा आपने, कैसे दिल में आया कि आकाशवाणी में सफर शुरू किया जाए? देखिए, आकाशवाणी में आने से पहले हम लोग रेडियो तो सुनते ही थे। रेडियो में बहुत सारी आवाजें जो हैं दिल को बड़ी छूती थी। मेरी बड़ी बहन जो थी वो दूरदर्शन में थी और हमारे घर में सबसे पहले रेडियो पर आने की शुरुआत मुझसे 2 साल बड़ी बहन है मेरी, उन्होंने की। तो उन लोगों ने तो इंस्पायर किया। इसके अलावा मैं चूंकि थिएटर करता था, साहित्यिक गतिविधियों से शहर की जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो थे उसमें वो रेडियो में काम करने वाले लोग भी थे। तो किसी ना किसी के जरिए खबर हो जाती है, आपको लोग प्रेरित करते हैं और उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो इस तरह से मुझे आकाशवाणी रायपुर से जुड़ने का मौका मिला, ये कह लें कि नैमित्तिक कॉम्पियर के रूप में, उद्घोषक के रूप में। जी। तो उसके बाद में फिर वहीं पर एक नियमित पद निकाला गया, तो वो था युवाणी विभाग का। जी। उसमें कनिष्ठ जो है कॉम्पियर उद्घोषक के रूप में वो पद था। तो मैंने उसके लिए रिटन एग्जाम दिया, मेरा ऑडिशन हुआ और फिर वो पर्सनल इंटरव्यू हुआ और कहते हैं मेरिट के बेस पे वो सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल, बहुत ही यादगार आपका वो पल रहा होगा जब आप आकाशवाणी में पहली बार पहुंचे और माइक्रोफोन के सामने बैठे। उन दिनों आकाशवाणी रायपुर के जो प्रभारी हुआ करते थे सुरेश पांडे जी, बहुत हिंदी के परम विद्वान, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं वो, और उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला और हमारे बड़े अभिन्न आत्मीय मित्र भी थे। तो मेरे लिए वो बड़े भाई थे। तो वो पहली खबर लेकर के आए और मैं उस समय घर में नहीं था। हमारी माता जी को उन्होंने ये खुशखबरी दी। वो मई का महीना था। अच्छा। तो मुझे लगता है 27 मई का दिन था। तो उन्होंने कहा कि कमल से कहिए कि आज ही ज्वाइन कर ले। जी। सर, श्रोता आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी आवाज के दीवाने हैं। कैसे प्रभावित कर लेते हैं अपनी आवाज से कमल शर्मा? क्या राज है इसके पीछे? देखिए, मेरा मानना है कि आवाज जो है उसमें तो मेरा कोई योगदान नहीं, वो तो कुदरत की देन है, मालिक ने जो मुझे ईश्वर ने दी है। जी। हाँ, ये जरूर है कि आपको उसका इस्तेमाल आना चाहिए। आमतौर पर हम जो बोलते हैं तो बहुत सारी चीजों का उल्लंघन कर देते हैं। हम बोलते बोलते फंबल कर जाते हैं, गलत बोल देते हैं, उच्चारण कई बार गलत हो जाता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल वे में किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी तमाम बारीकियां आनी चाहिए, और ये भी एक साधना है। और देखिए, जैसे कि एक सिंगर होता है ना, वो कैसे सा लगाता है,
बिल्कुल, गलत जगह लगा देगा तो बेसुरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो बोलना भी ऐसे ही है, आपको ये तय करना पड़ता मुझे किस पिच से बोलना है, जो प्रोग्राम है उसका मूड क्या है, मौका और दस्तूर क्या है ना? बिल्कुल। अगर आप विज्ञान वार्ता पढ़ रहे हैं तो मूड अलग होगा, हुँ। कहानी पढ़ रहे हैं तो अलग, भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपकी आवाज का जो अंदाज होगा वो अलग होगा। और जी। यही ख़ासियत भी होती है रेडियो की कि हम अपने श्रोताओं के साथ किस मिज़ाज के साथ जुड़ें, किस लहज़े के साथ बात करें। आप सुबह का कार्यक्रम कर रहे हैं और आप बहुत लाउड नहीं हो सकते, बिल्कुल, दोपहर में लाउड हो सकते हैं, और रात जो है अगर आप रात कोई प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी आवाज बहुत लाउड नहीं होगी, ना होनी चाहिए। बिल्कुल। सर आप छत्तीसगढ़ से निकलकर मुंबई जैसे महानगर में पहुँचे, कैसे जी। मैनेज किया आपने उन दिनों का कोई वाक़या यदि आपको याद आ रहा हो? नहीं, शुरुआत के दिन तो बहुत कठिन थे, हुँ, क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ी बात है कि उस समय आशियाना खोजना एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, और मैं करीब 50-55 किलोमीटर दूर से आता था, जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी, और फिर मुझे ये भी लगा कि मैंने क्यों यहाँ आने के लिए आवेदन किया, मैं क्यों आया। लेकिन क्या होता है कि जब आपको कुछ पाना होता है तो उसके लिए प्रयास तो करने पड़ते हैं, और आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, और इस तरह की परेशानियों से गुजरना भी पड़ता है। वक्त आपको तराशता है असल में, है बिल ना? हालात आपको तराशते हैं, और उसके बाद में अगर आप में प्रतिभा है, आप में धैर्य है, तो फिर आपके हाथ में उस तरह की चीजें आती भी हैं, सफलता आपको मिलती भी है, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमें अपनी सीमाएं मालूम होनी चाहिए खुद को भी, और अगर वो मालूम है और उसके लिए आपने आपको मानसिक रूप से तैयार करके रखा हुआ, उतनी मेहनत की है कि आप खुले बाजार की जो प्रतियोगिता है उसका सामना कर सकें, तो आप बिल्कुल सर्वाइव कर जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप में योग्यता है, प्रतिभा है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, सही कह रहे हैं सर। सर रेडियो में काम करने वालों का सिर्फ़ आवाज़ का रिश्ता होता है और हमारी आवाज़ माइक्रोफ़ोन के ज़रिए श्रोताओं के दिल तक पहुँचती है और आवाज़ का ये दिल में उतरना इतना गहरा हो जाता है कि खून के रिश्ते से भी ज़्यादा हो जाता है। बहुत जी, सारे जी। वाक़ये आपके साथ भी हुए होंगे जब आपसे श्रोता मिलने आए होंगे। तो कोई ऐसा पल ऐसे तो बहुत सारे मौके हैं। मुझको याद है कि जब अपने गोल्डन जुबली के मौके पर हम लोग सैनिकों के बीच गए थे, हुँ, तो वो एक बहुत अलग किस्म का वो अनुभव था, क्योंकि जिनके लिए कार्यक्रम करते थे हमारी टीम जब उनके बीच में गई तो अपने बीच में हमको पा करके वो भी बहुत खिले हुए, हम लोग बहुत इमोशनल भी हो गए थे, बहुत ज्यादा, हुँ। कि हम लोग आज अपने असली हीरोज के बीच में आए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि फौजियों को मैं अपने देश का असली नायक मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा ऐसे कई कार्यक्रम जो हम लोगों ने किए जिनसे लोगों का जुड़ाव था। एक और कार्यक्रम जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, हुँ, वो था त्रिवेणी। मुझे याद है कि 10 मिनट का कार्यक्रम होता था, और उसको सुनने के बाद में एक महिला श्रोता उन्होंने फोन किया था, हुँ, और उन्होंने, हमारे एक मित्र हैं जो रिकॉर्डिंग पर थे, अब दिवंगत हैं, हुँ। उनसे कहा कि मैं कमल जी से बात करना चाहता। उन्होंने बुलाया, मैं गया तो उन्होंने कहा कि कमल जी, अगर उस दिन आपका कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैंने आत्महत्या की सोची थी और मैं आत्महत्या करने जा रही थी, आपका कार्यक्रम सुना और मैंने इरादा त्याग दिया। आज मेरे, ये बात ही करीब 15 बरस पहले की होगी। हुँ, तो उस समय उनके बड़े बड़े बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके इसका एक कार्यक्रम ने एक जो बेशकीमती जीवन की रक्षा। तो ऐसा होता है, तो कभी कभी इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं कि आपका कोई कार्यक्रम किसी को इतना ज्यादा इंस्पायर कर देता है कि उसके जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है और रेडियो ने श्रोताओं जी, के दिल में उतरा है और श्रोताओं को प्रेरित भी किया है। सर आपकी प्रस्तुति में हेलो फरमाइश कार्यक्रम मैंने भी कई बार जी। सुना है। बचपन के दिनों अच्छा। में ट्राई भी किया लेकिन बदकिस्मती से शामिल नहीं हो पाया। श्रोताओं के साथ कोई खास यादें फ़ोन इन कार्यक्रम को लेकर? नहीं, उसमें वैसे तो बहुत सारी हैं। मुझको वो दौर था कि जब आपके इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। आउटगोइंग के तो थे ही। तो उसके बावजूद लोगों की ऐसी मोहब्बत थी, बड़ी होड़ लगी रहती थी, और हमारे जो टेलीफोन एक्सचेंज वाले लोग हैं वो भी बड़े प्रेशर में आते थे, दबाव में आ जाते थे, क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में, अच्छा पहले क्या, जब ये शुरू हुआ तो मैं करीब 10 से 20 कॉल लिया करता था। फिर कुछ श्रोता नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि आप गाने काट देते हैं। तो हाँ, मुझे लगा कि गानों से ज्यादा कॉल महत्वपूर्ण है। हुँ, तो लेकिन अब उसमें ये होने लग गया कि कोई गाना वो ऐसा पसंद करते थे जिसकी अवधि ही 10 से 12 मिनट की है। बिल्कुल। अब पूरा गाना सुनाएंगे तो ऐसे होता ये था कि 5 से 10 कॉल में निपट जाए पूरा का पूरा हुँ, प्रोग्राम। तो श्रोता नाराज भी होते थे कि भाई हमारी कॉल शामिल नहीं हुई। और कहते हैं ना, एक अनार से 100 बीमार वाली बात थी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसकी यही खूबसूरती थी कि पूरे देश से लोग फोन करते थे, और हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन बंगाल से कोई बात कर रहा है तो उसका
वाला फ्लेवर अलग है, राजस्थान से कोई बात कर रहा है उसका फ्लेवर अलग है, पंजाब से कॉल आ रही है। श्रोता इतनी मिठास से भरे होते थे, उनके कारण हमारे प्रोग्राम में खूबसूरती आ जाती थी। बिल्कुल। तो ये हमने बड़ा एंजॉय किया उस प्रोग्राम को। जी। सर, संगीत सरिता, छाया गीत, जवानों के लिए हेलो फरमाइश, हाँ, उजाले जी। उनकी यादों के बहुत सारे कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किए हैं। सभी में आपकी प्रस्तुति को, आपकी प्रेजेंटेशन को श्रोताओं ने खूब सराहा भी है। कैसा जी। एहसास होता था आपको जब श्रोताओं के प्यार भरे खत आपको मिलते थे? जाहिर सी बात है, हमारे लिए तो वही ऑस्कर, वही फिल्म फेयर का पुरस्कार है, वही हमारे लिए नागरिक अलंकरण है, जी। क्योंकि वो दिल से निकली हुई तारीफ होती थी। और जाहिर सी बात है कि मैं स्वभाव से बड़ा परफेक्शनिस्ट रहा, तो मेरे लिए हमेशा वो सरकारी नौकरी के जो 7 घंटे 20 मिनट है, वो कभी कोई मेरे लिए बंधन नहीं थे। जी। मैं तो करीब 12 घंटे तो ऐसे ही रायपुर में था, तो एवरेज मेरा ये, मैं बता रहा हूँ आपको, रोज का ये काम था कि सुबह मैं 9 बजे आता था, रात को 11 बजे आता था घर। और मैक्सिमम टाइम जो है, ज्यादातर समय मेरा स्टूडियो में गुजरता था, क्योंकि हर रोज हर दूसरे दिन कोई ना फीचराइज प्रोग्राम है, या फिर ओबी का कोई बेस प्रोग्राम है, कोई सीरियल है, कोई टॉक है, कोई वार्ता, ड्रामा है, फीचर है। ऐसे कितनी सारी वेराइटीज थी जो हम लोग को श्रोताओं के लिए पहुंचानी पड़ती थी, तो उस पर मेहनत तो होगी ना। अब जैसे आपने उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम का जिक्र किया, जी। तो इसका पूरा संपादन वो करता था। फिर मैंने एक सीरीज की थी, उसका नाम था भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। तो उसकी सिग्नेचर ट्यून से लेकर के उसको पूरा एडिट करना, मिक्स करना। तो हमने एक्चुअली क्या है कि जब आपका शौक आपकी नौकरी बन जाए, तो आप उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। रेडियो में काम करते हुए हमारे लिए तो रेडियो की नौकरी इबादत की तरह थी, और हमने सच में इसको बहुत बहुत एंजॉय किया। और इसलिए भी शायद जब आप समर्पित होते हैं, तो आपके प्रोग्राम में वो चीज आती है। बिल्कुल। तो कभी उखड़े हुए मन से, बेमन से नौकरी नहीं की, डूब के काम किया, और इसीलिए श्रोताओं की हमको भरपूर मोहब्बत मिली, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमेशा पॉजिटिव। 9 दशकों के सुनहरे वर्ष सुनकर मन में छाए हर्ष, यादों के सफर की कहानी लेकर आया आकाशवाणी। सर, यूँ तो आपने विविध भारती पर अनेक कार्यक्रम किए हैं, सराहना भी खूब आपने बटोरी है, जी। लेकिन जवानों के लिए कार्यक्रम को लेकर आपकी कुछ यादें जो आज भी आप ना भूल पाते हों? कारगिल वॉर के समय एक कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए कहा गया था, उसका नाम मैंने रखा था हेलो कारगिल। हेलो फरमाइश की तर्ज पर 4 महीने हुआ। इसमें मेरे साथ रेणु बंसल जी थी, और एक और मेरे कोलीग रमेश गोखले थे। तो ये प्रोग्राम रोज हम लोग कैप्सूल बनाते थे, और रोज जाता था, और उसमें फौज के तमाम बड़े ऑफिसर्स से लेकर के सामान्य जवान, उनके घर वाले हमसे बात करते थे। तो उसमें मुझको याद है कि एक बार जयपुर से कॉल आई, हमारे किसी जवान साथी को 4 गोलियां लगी हैं, किसी का हाथ कट गया है, किसी की टांग कट गई, लेकिन जज्बा उनका बिल्कुल वैसे ही, और वो फोन छोड़ ही नहीं रहे हैं, सब बात करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, आपसे अब बात हो गई, अब क्या करेंगे? बोले सर, अब आपसे बात हो गई और हम इतने इंस्पायर हो गए कि अब फिर से जाएंगे मोर्चे पर लड़ने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर देशभक्ति की बातें करना कंफर्ट जोन में बैठ के बड़ा आसान होता है, लेकिन हमारे फौजी जवान जिन हालात में काम करते हैं, तेज धूप, बिल्कुल चिलचिलाती धूप है, रेगिस्तान की तपती रेत पर उनकी ड्यूटी होती है कई बार, और एकदम फिर माइनस जाने कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो बर्फीले पहाड़ों पर ड्यूटी करते हैं, एक्सट्रीम वेदर में वो काम करते हैं। तो इसीलिए हम की बराबरी तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। और इसलिए लेकिन ये था कि इस प्रोग्राम के जरिए पूरा देश, जैसे एक होता ना, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था हेलो कारगिल के जरिए। फिर हमने दूसरा प्रोग्राम शुरू किया, जब वो युद्ध खत्म हो गया, तो हमने शुरू किया एक कार्यक्रम जयमाला संदेश। वो भी मेरा कॉन्सेप्ट था, जी। वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ। उसमें हम फौजी जवानों के घर से आई चिट्ठियों को पढ़ते थे उनके लिए। तो वो चिट्ठियां बड़ी आप इतनी इमोशनल कर देती थी कि कई बार चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते गला रुंध जाया करता था। और वो मेरे जीवन का सबसे मतलब यादगार अनुभव है,
ये कार्यक्रम, और अपने फौजियों के लिए कोई भी कार्यक्रम करते हुए परम संतुष्टि का भाव मन में रहता था। हमको लगता था कि उनके जैसा की सेवा तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन उनके लिए कुछ करते हुए परम आनंद, परम संतुष्टि का भाव मन में रहता था। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जवानों का कार्यक्रम और खास जी, तौर पे जवानों को प्रेरित करना, ये बहुत जी, बड़ी बात है। सर, आपने जी, अनेक सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए होंगे, जी, चाहे वो जी। फ़िल्मी हस्तियाँ रही हों, तो सबसे खास याद ऐसे तो किसी एक पर उंगली रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो कुछ एक इंटरव्यूज जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, उसमें बी आर चोपड़ा साहब, जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इसके अलावा जयराज जी, सरदार मलिक साहब, म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब, फिर प्रेम धवन साहब, म्यूजिक डायरेक्टर ज्यादा है, संगीतकार जोड़ी जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के आनंद जी, और ऐसे और भी बहुत सारे अभिनेता बहुत सारे हैं, गीतकार हैं, इंदिवर साहब, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, और हर एक से बातचीत करके बहुत आनंद आया। और ये तमाम वो लोग हैं जिनका भारतीय सिनेमा को यहाँ तक पहुंचाने में अमूल्य अमूल्य योगदान है। बिल्कुल। सर, कुछ ऐसा भी मलाल रहा होगा जिनका आप इंटरव्यू नहीं कर पाए हों? हम उस समय जब मैं आया तो बहुत देर हो चुकी थी, रफी साहब से रायपुर में भी रहते हुए बात तो नहीं हो पाई थी, और वो एक शरीर तो त्याग चुके थे, और किशोर दास से ना मुकेश जी से भेंट हो पाई। लेकिन फिर बाद में, जब क्योंकि उस समय ये कार्यक्रम भी नहीं हुआ करता था हमारा, उजाले उनकी याद है, जी, जी। तो ये बाद में शुरू हुआ, तो लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए कम से कम विविध भारती ने एक चीज तो ये की कि आने वाली नस्लों के लिए जी। भारतीय सिनेमा के जो दिग्गज कलाकार हैं, उनकी स्मृतियां कम से कम सहेज ली हैं, हुँ। संजो ली हैं। बिल्कुल। और सर, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे, उसकी सफल प्रस्तुति के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, मेहनत जी, भी होती है, आप स्वयं भी एक प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। तो कमल शर्मा कितनी तैयारी करते थे अपने कार्यक्रमों को खूबसूरत बनाने के लिए? देखिए होमवर्क तो बहुत जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और मैंने जैसे कि बताया कि मेरे लिए तो हर अपना जो टास्क है, कोई भी कार्यक्रम हो, वो नया होता था, वो चैलेंज होता था, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मन में नहीं आया। मेरा तो मानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा आपकी परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है, बिल्कुल, क्योंकि आप निश्चिंत हो जाते हैं और उसके बाद में लापरवाही कर जाते हैं। बिल्कुल सर। रेडियो ने हमको ये सिखाया कि हमेशा आप सजग रहिए। अगर आपको नर्वसनेस है तो अच्छी बात है, इससे आप ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपके मुंह से कोई चीज गलत चली गई, वो वापस लौट के नहीं आए, और आपकी बातों पर लोग यकीन करते हैं। तो इसीलिए क्रॉस चेक कर लेना चाहिए हमेशा, तथ्यों पर किसी पर भी अगर संदेह है तो मेरे ख्याल से उसको लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, लेकिन तथ्यों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए। हम लोगों से ऐसा नहीं है कि हम लोगों से भी गलतियां हुई, और बिल्कुल। हम गलतियों से सीखते हैं, और ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहां आप लगातार विद्यार्थी रहते हैं और लगातार सीखते हैं। वह चुनौतियां भी हैं, रोमांच भी है, मजा भी है, संतुष्टि भी है, सारी चीजें हैं। और जब कोई एक प्रोग्राम मकबूल हो जाता है, श्रोता उसको सिर माथे पर बिठाते हैं, तो इससे बड़ी तृप्ति आपको क्या होगी बताइए। और उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं श्रोताओं की हमारी तरफ से। देखिए, आप जब एक बेंच मार्क कायम कर, आप उससे नीचे नहीं जा सकते, आपको उससे ऊपर ही जाना होता है। आपने एक निशान तय कर दिया ना, श्रेष्ठता का या गुणवत्ता का एक आपने मानदंड तय कर दिया, उसको इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि ये आधुनिक श्रुति परंपरा का उदाहरण है, हमारे कानों में कहीं से भी कोई अच्छी बात पड़ती है तो उसको नोट कर लेना चाहिए। सर, आपने अनेक कार्यक्रम किए हैं, श्रोताओं की पहली पसंद हैं। अगर कमल शर्मा आकाशवाणी में उद्घोषक ना होते, तो क्या होते? मैं ये तो सिविल सर्विस में गया होता। कॉलेज के जमाने में भी वेस्ट मटेरियल, जो चीजें जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, मैं उनसे चीजें बना करके उनसे अपनी एग्जीबिशन लगा चुका हूँ 2-3 बार। जी। और अगर उसमें नहीं गए तो मैं सिविल सर्विस में होता। कार्यक्रम प्रस्तुति के साथ एक उद्घोषक को कई दिक्कतें भी आ जाती हैं, खासतौर पर सजीव कार्यक्रमों के प्रसारण में। आपने भी हाँ, महसूस की होंगी, तो देखिए कई बार तो ये होता है कि जो ये रिकॉर्ड होते थे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हम जी, बजाते थे, और इसके साथ साथ हम कैसेट्स का भी यूज करते थे और सीडीज भी बजाते थे। हुँ, आजकल क्या हर चीज कंप्यूटर पे डाल दी गई है जी, ना? तो पहले ये होता था कि मन में थोड़ा सा डाउट है तो फिर से चेक कर लिया, हुँ, उसके जो डिटेल्स हैं आपने चेक कर लिए, तो आपने अपने डिटेल्स जो है, गाने का जो विवरण है वो ठीक कर लिया, हुँ, या गाने का शास्त्रीय संगीत का, उपशास्त्रीय संगीत का, कोई भी जो है आप पहले से ठीक कर लेते थे। दूसरी बात है कि तो कई बार ट्रैक बैक आ जाता था, हुँ, तो ना वो सुई अटक जाती थी, तो ऐसे में हम लोग कई बार, हमको ये सिखाया गया था, हमारे जो पुराने साथी थे वो एक सिक्का रख देते थे उसमें, हुँ, स्टाइलस पे, तो सब मामला ठीक हो जाता था। जी, और कंप्यूटर में भी कई बार ये होता है कि आपने एक
फाइल सेलेक्ट की, कई बार वो जंप हो जाती है चलते चलते। आपका कसूर होता नहीं, श्रोता ये समझते हैं कि शायद इन्होंने गलती की है जी। तो ऐसा हो जाता है। फिर कई बार चलते प्रोग्राम में लाइट चली जाती है। और हमारे जमाने में तो ऐसा था कि बड़े बड़े टेप डेक होते थे, 1/4 इंच की टेप लगती थी, तो पता चला कि एक साइड का तो स्पूल चल रहा है, दूसरी का जाम हो गया और पूरी टेप जो है नीचे गिर रही है जी। और उसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। और फिर उस जमाने में एक ही टेप में करीब 10-10, 15-15 विज्ञापन होते थे और 10 सेकंड 15 सेकंड उनको क्यों करना एक गाने में। मान लीजिए गाना 3.5 मिनट का है और आपको 10वां कट क्यों करना है, तो सब अपनी टेक्निक डेवलप कर लेते हैं ना तो वो बड़ा चैलेंज होता था। लेकिन देखिए ऐसा है, जितना ज्यादा चैलेंज होगा उतना ज्यादा रोमांच होगा, उतना मजा आएगा आपको। बिल्कुल। इस तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं और उस समय जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको सच में अच्छा लगता है। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई और इतनी आसान होने के बाद में भी अगर गलतियां हो रही हैं तो ज्यादा माफी के लायक नहीं है। लेकिन हमारे जमाने में तो मतलब हालात इस तरह के थे, तो अगर उस समय भी गलती होती थी तो उसको बड़ा गंभीरता से लिया जाता था। इसलिए क्या है कि दूसरी बार गलती की गुंजाइश कम होती थी। बिल्कुल। क्योंकि आपको पूरा देश सुनता है, देश के बाहर भी लोग सुनते हैं, तो आपको अपने शब्दों का चयन जो है ना बड़ा सोच समझ के करना होता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कि किसका कार्यक्रम है। हमारे यहाँ तो आपको मालूम है कि अगर आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो कलाकारों के आगे एक विशेषण होता है संबोधन का, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। पंडित किनके आगे, उस्ताद किनके आगे, विदुषी लगाना पड़ता है और उसमें भी ग्रेडेशन होता है। इसके साथ साथ मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का या महिम राष्ट्रपति का अगर अभिभाषण है या राष्ट्र के नाम संबोधन, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि कोई गंभीर दुर्घटना हो गई है और उसमें प्रसारण प्रभावित हो रहा है तो तब वहां कौन सी भाषा होगी, फिलर का चयन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता था। और इसके अलावा जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय गौरव की जो चीजें हैं, उनके बारे में बात करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता था और रहना चाहिए भी। हमारी जो विदेश नीति है उसमें जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके बारे में बोलते हुए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल सर, आवाज का जादूगर कमल शर्मा को कहा जाता है और अपनी खूबसूरत आवाज से श्रोताओं के दिलों में जगह भी बनाई है आपने। तो आवाज खूबसूरत बनी रहे इसके लिए कमल शर्मा क्या करते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप आवाज के लिए भ्रामरी और उज्जयी प्राणायाम, ये 2 बहुत अच्छे हैं, हमेशा फायदा देते हैं। मैं भी कभी कभी जब मेरे को जरूरत पड़ती है मैं ये करता हूँ, लेकिन हाँ वैसे और कोई परहेज तो मैंने किया नहीं कभी। बिल्कुल सर, आकाशवाणी में आप लंबे समय तक रहे हैं, श्रोताओं से जुड़ने का मौका आपको मिला है। अगर हम पूछें कि आकाशवाणी ने आपको क्या दिया और आपने आकाशवाणी से क्या लिया तो क्या कहेंगे? सीधी बात है मनोज जी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो मेरी पहचान है, जाना जाता हूँ, जो सम्मान मैंने अर्जित किया, सफलता अर्जित की, वो सब कुछ आकाशवाणी की देन है। मैं तो, वरना मैं एक भीड़ का हिस्सा होता कौन जानता मुझे। तो आज मुझे जो वैश्विक स्तर की बल्कि पहचान दी है इसने, तो उसके पीछे आकाशवाणी है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रुचि है, आपकी नौकरी बन जाए तो इससे बेहतर क्या चीज है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं फाइल वाला काम कर सकूंगा, टेबल पे फाइलें जमी हुई हैं और ये रोज एक बहुत ही क्रिएटिव काम, रोज एक नई चीज आपको करनी है, नया फीचर है, नई स्क्रिप्ट है, हर बार एक नया प्रोग्राम है और तुरंत उसकी प्रतिक्रिया भी आपको मिल जाती है, चिट्ठियों से मिल जाती है, लोग टेलीफोन करके आपको बता देते हैं, बधाई देते हैं, तो फौरन इनाम भी मिल जाया करे आपको। आपके सीनियर्स जब आपका अच्छा कार्यक्रम होता है इसकी पीठ थपथपाते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें आपको दावा नहीं करना पड़ता है। श्रोताओं के पत्र आपका सर्टिफिकेट है, वो मीटर है, उससे पता चल जाता है कि आपने अच्छा किया, खराब किया, क्या किया, उनकी शिकायतें है ना। तो ये जो चीज है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पूरा अप्रिसिएशन मिलेगा और वो मैंने इसलिए बहुत एंजॉय किया। आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी पूरी जो जीवन यात्रा रही है नौकरी की, उसमें मैं हमेशा हृदय के पोर से आकाशवाणी और विविध भारती के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, ऋणी रहूंगा, अपने श्रोताओं का भी ऋणी रहूंगा। बिल्कुल। आकाशवाणी के 90 साल की इस गौरवशाली यात्रा पर अपने चाहने वालों से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आकाशवाणी एक मातृ संस्था है भारत में प्रसारण की। एक गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। आकाशवाणी ने आपका हाथ थामा और आपने आकाशवाणी का हाथ थामा।
बिल्कुल। तो ये साथ कभी ना छूटे, ये साथ कभी ना टूटे, और ये यात्रा, सुरीली यात्रा, ये ज्ञान से भरी हुई यात्रा, सूचनाओं से भरी हुई यात्रा ऐसे ही निर्बाध चलती रहे, मेरी यही शुभकामना है। आकाशवाणी उत्तरोत्तर और प्रगति करे, कीर्ति के शिखरों को छुए, और हमारे प्रिय श्रोताओं का आत्मीय साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। कमल शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए, आकाशवाणी रामपुर को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद मनोज जी, और आकाशवाणी रामपुर के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। 90 सालों